हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम जो वीडियो का पेपर हुआ था उसे हल करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि जैसे कि जेल वार्डर का है, फायरमैन, घुड़सवार, इस तरह के एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते आएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, पहला गद्यांश से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनसे छांट कर उनके आंसर देंगे। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, किससे रहित राज्य किस काम का है। किससे रहित राज्य किस काम का है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन से मिलता जुलता कैसे छांटेंगे, जो कि तो यहाँ पे है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का है। तो प्रियजनों से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले का प्रियजनों से सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जगत का अर्थ क्या होता है। जैसे कि जगत का अर्थ हमको खुद ही पता है कि जगत मतलब संसार होता है, तो हमें इससे मिलाने की जरूरत भी नहीं है। अगला देखते हैं, निष्फल मतलब क्या होता है। निष्फल मतलब भी व्यर्थ होता है, जिसमें कोई फल ना हो। चलिए अगला देखते हैं, सुख के खेतों को हरा भरा व प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है। जब हम बात करते हैं सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जीवन को सुखमय बनाना, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जीवन को सुखमय बनाना मतलब क्या होता है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से दीर्घ स्वर है। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर हमारे केवल ये छोड़कर, छोटी ई छोड़कर बाकी सभी हैं। अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछता है ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो हम बता देते छोटी ई हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर कितने होते, आ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, और उसके अलावा सभी क्या हो जाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि अगर बात करते हैं, देखिए एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं, ए और ए। तो उसके बाद ये हमारा ह्रस्व स्वर हो जाता। तो दीर्घ स्वर अगर इस तरह भी लेते हैं तो दीर्घ स्वर हमारा यही होना चाहिए, बड़ी ई। अगर वैसे तो ये नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर हमारे ये तीनों हैं। अगर हम इन दोनों को संयुक्त स्वर में निकाल देते हैं तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे इस पे ऑब्जेक्शन डले हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो हम कई बार बता चुके हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये चार हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिनमें से हम या और वा को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। या और वा को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर, याद रखेंगे। और बात करते हैं रा को क्या बोलते हैं, तो रा को हम लुंठित बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं, लुंठित। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और बाकी बचा ला को, तो ला को हम पार्श्विक बोलते हैं। ला को पार्श्विक बोला जाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो हमारा ये वा सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण की बात करते हैं तो हमारा पहला जो होते हैं, पहले वाले और तीसरा वाला, वो अल्प प्राण हो जाते हैं। तो बात करते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर उस तरह से हमें नहीं पता तो हम इनके बारे में लिखेंगे। जैसे खा को क्या लिख सकते हैं, के एच ए से खा लिखते हैं, और गा को जी ए से, और घा को जी एच ए से, और ठा को टी एच ए से, ठा। अब देखिए ये तीनों क्या हैं, ये तीनों में तीन तीन अक्षर आ रहे हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और गा में केवल दो अक्षर आ रहे हैं। तो अल्प मतलब क्या होगा, हम इंग्लिश में लिख के देख लेते हैं, जिसमें छोटे कम अक्षर होंगे वो क्या हो जाएगा हमारा अल्प। तो जी ए से गा बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। अब अगला चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा होगा। घोष या सघोष होते हैं। तो घोष और सघोष की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारे
अब ये देखो ये क्या है, ये पहले और दूसरी लाइन क्या होते हैं, अघोष होती हैं, अघोष होते हैं, ये तीनों अघोष हो जाएंगे तो हमारे पास ये होगा जो सघोष या घोष, इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे सघोष बोले या घोष बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, पहला ऑप्शन जा, वो क्या हो जाएगा हमारा, अघोष हो जाएगा या घोष हो जाएगा, सॉरी सघोष या घोष हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 9 नंबर की। तो लिखा निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो हमें पता है, हमने बताया था कि उपनाम होष्ठ, उपनाम ओष्ठ। तो उ से हमने बताया था कि छोटा उ और बड़ा उ, और पु से पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, पा फा बा भा, ये सब क्या हो जाएंगे, होष्ठ हो जाएंगे। तो हमें ये मिलता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आ और आ क्या होते हैं। तो आ क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं अको विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, कंठ होते हैं। और ई क्या होगा, इच यसा नाम तालु। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तालत हो जाएगा, ताल हो जाएगा। हमने एक वीडियो में बताया भी है शॉर्ट ट्रिक कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। तो अगर नहीं देखा तो देख लो, वर्णमाला का उसमें बता रखे हमने। अब नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द क्या होगा। देखिए योग रूढ़, यौगिक और, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो पीला क्या है, पीला शब्द हमारा रूढ़ है। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनका हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। अगर हम पीला को तोड़ते भी हैं तो पी प्लस ला होगा, जिनमें किसी का भी सार्थक खंड या सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं जलज। तो जलज यौगिक रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़ या योग रूढ़ क्या होते हैं, जिनके तो सार्थक खंड होते हैं मगर उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जो भी जितने भी बहुब्री समास होते हैं सब क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो बात करते हैं मतलब कोई भी शब्द हो उसके सार्थक खंड हो जाए और उसका कोई तीसरा अर्थ निकले। अब यहाँ पे किसी के भी तीसरे अर्थ निकलते नहीं है, केवल और केवल बी का निकल रहा। तो जलज मीन्स क्या होता है, कमल, जल से उत्पन्न, तो क्या हो जाएगा कमल। तो इसका तीसरा अर्थ निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा योग रूढ़। अब बात करते हैं पर क्या होगा, तो पर भी हमारा रूढ़ हो जाएगा क्योंकि इसके भी सार्थक खंड नहीं होंगे। अब दूध वाला, दूध वाला के सार्थक खंड हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। अगला देखते हैं महोत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, महोत्सव, महाधन उत्सव। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का संधि विच्छेद करते हैं, क्या हो जाएगा, बैल का गाड़ी या बैल की गाड़ी। तो की किस में आएगा, काकी के रारी रे, यानी हमारा तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। तत्पुरुष में कौन सा भेद होगा, संबंध तत्पुरुष का, क्योंकि काकी के इसी में आता तो बैल की गाड़ी। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन में क्या उपसर्ग होगा, आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा क्योंकि आ प्लस गमन हो जाएगा, आ प्लस गमन, तो बराबर आगमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसोईया में प्रत्यय क्या होगा। तो हमें पता है प्रत्यय क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं। तो रसोई, रसोई, रसोई प्लस इया, तो रसोईया, तो रसोई छोटी ई रहेगा प्लस इया बराबर रसोईया। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या, कौन सा है। तत्सम की बात करते हैं, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत वाले शब्द। संस्कृत वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। और तद्भव क्या होता है, जिसमें हिंदी वाले शब्द होते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं तत्सम शब्द की। तो जैसा कि हमने तत्सम और तद्भव पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक की हमने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लें। अब हमने पहले उसमें बताया भी था कि जहाँ पे छा छत्री यात्रा त्रिशूल आता है वो हमेशा से ही तत्सम होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका तद्भव क्या होगा। तो खेत का तद्भव क्या होगा, क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, खेत हो जाएगा। ठीक है। और गधा का, ये गधा क्या है, ये तद्भव शब्द है। तो गधा क्या हो जाएगा, गर्धव हो जाएगा। गाय का गौ हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लेंगे।
चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द, अभी यहाँ पे हिंदी वाला शब्द बताना है। तो हिंदी वाला शब्द हम देखते हैं, हमने बताया था उस ट्रिक में कि जहाँ पे ऊपर रा लगते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव तत्सम होते हैं। या वाले शब्द तत्सम होते हैं, जो आधे शब्द यूज होते हैं वो भी तत्सम होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, तत्सम है। तो तद्भव हमारा बचता है क्या है, जीव। तो जीव का तद्भव तत्सम का जिह्वा हो जाएगा, जिह्वा हो जाएगा जीव का तत्सम। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। यौवन मतलब क्या होता है, युवा, है ना। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज मतलब क्या होता है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता वो कहाँ से लिए गए हैं। जिन शब्दों के बारे में हमें पता नहीं होता वो कहाँ से लिए गए, वो क्या हो जाते हैं, देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं होता। अब बात करते हैं गोबर कैसा शब्द है। तो गोबर हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि गोबर का तत्सम क्या होता है, गोमय, गोमय, याद रखेंगे। घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा कैसा शब्द है, घोड़ा हमारा तद्भव शब्द है, हिंदी शब्द है। हल्दी क्या है, हरिद्रा, ये भी हिंदी शब्द है। कटोरा क्या है हमारा, ये देशज है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द क्या है। तो विदेशी शब्द क्या होगा, हमें पता है टिकट, टिकट काटा जाता है। तो टिकट, यह हमारा टिकट का ऐसा इंग्लिश शब्द है, टिकट ये अंग्रेजी शब्द है, प्रचलित है। मध्य, यह हमारा तत्सम शब्द है। मयूर भी तत्सम, मयूर मतलब मध्य मतलब बीच होता है, और मयूर मतलब मोर हो जाएगा। इसका हिंदी वचन, वचन भी हिंदी शब्द है। तो हमारा विदेशी शब्द कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा शब्द है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। अब चलिए देखते हैं संज्ञा शब्द कौन सा होगा। अब देखो हम बात करते हैं संज्ञा शब्द की। तो संज्ञा शब्द क्या है, सभा क्या होगा हमारा, संज्ञा होगा। कौन सा, समूहवाचक, समूहवाचक। अब देखो हमारे दिमाग में आता कि ये हरा क्यों नहीं होगा संज्ञा, क्योंकि हरा संज्ञा नहीं, ये विशेषण है, विशेषण। अब विशेषण किस लिए है, ये हम देखते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। तो सबसे पहले विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। अब कहने का मतलब ये अगर किसी चीज़ की विशेषता बतला देगा तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब इसे हम हरा देखते हैं, हरा के अगर हरा के पीछे अगर कोई सेंटेंस सही सा फिट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो। कोई भी सेंटेंस के अगर पीछे कोई अच्छा सेंटेंस फिट हो जाए और देखने में सुनने में सही लगे तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सबसे अच्छा पहचानने तरीका, तो हम बात करते हैं हरा, हरा, इसके बाद में हमने लगा दिया कपड़ा, तो हरा कपड़ा सही सेंटेंस लग रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पतला। अब पतला के आगे क्या, आदमी लगा दो, पतला आदमी, बन रहा सेंटेंस, तो ये भी विशेषण ही हो जाएगा। अब बात करते हैं सभा। सभा के पीछे कुछ लगा के देखो, नहीं लगेगा, क्योंकि सभा क्या है, संज्ञा है। सभा व्यक्ति, बेकार लग रहा। सभा आदमी, सभा समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं गहरा, संज्ञा है कि नहीं है, ये हम पहचानते हैं। गहरा कैसे विशेषण हुआ, तो हम गहरा लिखते हैं, गहरा के बाद अगर कोई सेंटेंस फिट हो रहा तो ठीक है। तो गहरा कुआं हमने लिख दिया, तो समझ में आ रहा है हाँ कि ये विशेषण है, विशेषता बतला रहा कुआं की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम हमने बताया था कौन, ये सर्वनाम कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को हमने 6 भेद बताए थे और हमने वीडियो इसकी डाली हुई है, अगर नहीं समझ में आया तो आगे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा होगा। हमने बताया था कि जो चीज़ कहीं पे अच्छे से फिट हो जाए वो क्या होता है, विशेषण होता है। अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं लड़कपन, ये क्या होगा, ये हमारा संज्ञा है। कौन सा, भाववाचक। कठोरता, घबराहट, ये सब क्या है, संज्ञा ही है। अब बात करते हैं उचित, बात करते हैं उचित की, तो उचित क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा। उचित प्रयोग, उचित आदमी, ये इस तरह से, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया देखनी है, हमने कई बार बताया, कई बार पढ़ा चुके हैं। तो उठना नहीं होगा हमारा,
हमारा गिराना हो जाएगा। देखो हम प्रणार्थक प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक बनाते हैं। प्रथम में क्या आना या लाना जोड़ के हम प्रथम प्रणार्थक बना देते हैं और वाना जोड़कर हम द्वितीय प्रणार्थक बनाते हैं। तो उठना जैसे बनाते हैं तो उठना का उठाना और उठवाना, चमकना चमकाना और चमकवाना, तो गिरना का गिराना होगा। तो ये खुद ही प्रेरणार्थक है, कौन सा, प्रथम प्रेरणार्थक। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं निम्न में से अव्यय शब्द क्या होता है। अव्यय शब्द क्या होता है, जिन पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, अव्यय शब्द हो जाते हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, अब देखो उत्तर, जापान और कृष्णा ये सब संज्ञा हैं, और संज्ञा क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है, तो विहग हो जाएगा। विहग पक्षी का पर्यायवाची। अब बात होती है भूधर। भूधर का मतलब क्या होता है, पहाड़, भूमि को धरने वाला पहाड़। मीन का सबको पता है, मीन मतलब क्या होती है, मछली। और वृंद मतलब क्या होता है, वृंद एक समूह टाइप का होता है, जिसे हम समूह बोलते हैं। अब बात करते हैं विलोम शब्द के, जो जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो देने योग्य है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। पीने योग्य तो पे हो जाएगा। और जो दान किया था वो दान होता है। चलिए अगला देखते हैं, दिन और दीन में अंतर क्या होगा। तो दिन मतलब हमको पता है, दिवस को बोलते हैं, दिन मतलब दिवस, और दीन मतलब गरीब। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दिवस गरीब। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो साहस मतलब केवल साहस होगा। पुस्तक मतलब भी केवल पुस्तक ही होगा। अब बात करते हैं अंबर। अंबर के कई सारे अर्थ निकलते हैं। अंबर मतलब आसमान भी होता है, आसमान होता है। अंबर मतलब कपड़ा भी होता है, वस्त्र। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो पूज्य, हमें पता है पूज्य कैसे लिखा था, बड़े ओ की मात्रा होती है, ऐसे लिखा था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। परीक्षण, परीक्षण भी हमको पता है बड़ी की मात्रा लगाया जाता है। प्राण तो हमको पता है प्राण नहीं प्राण लिखे जाते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी शब्द की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को बताना है। तो प्रादेशिक सही लिखा, माधुर्य भी सही लिखा, व्याप्त भी सही लिखा, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है। तो अधिकरण मतलब में और पर होता, तो यहाँ पे पर हो जाएगा। अगर में होता तो वो भी हो जाता, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए हम पुल्लिंग शब्द कैसे बोल के देख सकते हैं। जैसे क्षमा की जाती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, घटना घटती है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, रीति होती है, क्षेत्र होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है। अब देखो स्त्रीलिंग के बारे में बताना है तो हम बोल के देखेंगे तो सबसे आसान तरीका होता है। अब देखो दुख होता है, ये पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। गरिमा होती है, लेख लिखा जाता है, और स्पर्श करता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गरिमा। नेक्स्ट देखते हैं, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता। तो हमने कई बार ये क्वेश्चन बताया कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता। तो दर्शन, दर्शन, आंसू याद रखेंगे, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। अब बात होते हैं निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल मतलब जो बीत गया हो, जो बीत गया हो। अब बात करते हैं मैं जाता हूं, तो ये जाता हूं मतलब क्या, वर्तमान में हो रहा भैया, वर्तमान में। अब वह आ रहा है, ये भी वर्तमान हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी,
वह घर गया था, मतलब पहले जा चुका है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भाववाच्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपी में भी पूछा गया, तो इसको हम याद रखेंगे। और फायरमैन या फिर घुड़सवार में आने की संभावनाएं इससे ज़्यादा बनती हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। चलिए देखते हैं। मोहन पत्र लिखता है। अब देखो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेन फोकस किस पे, मोहन पे, क्योंकि मोहन क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। अगर पुस्तक पढ़ता है। अगर बात करते हैं पुस्तक पढ़ा जाता है तो क्या होता है, भाववाचक हो जाता है। मगर यहाँ पे मोहन को इंक्लूड किया गया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कृत्यवाच्य। क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं। श्याम पत्र लिखता है, उसी तरह सेम सेंटेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन से बैठा नहीं जाता, तो इसमें नहीं शब्द आ रहा और थर्ड पर्सन की तरफ इंगित कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अब हम बात करते हैं लास्ट की, तो पत्र लिखा जाता। अब देखो यहाँ कोई लिखने वाला भी नहीं है, ना ही कोई करता है, और ना ही किसी निगेटिविटी की बात करी गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भाववाच्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। चलिए देखते हैं कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अब बात करते हैं, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो सरल वाक्य है। अब बात करते हैं वाक्य कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं जल्दी से कि कौन से संयुक्त सरल होते हैं। सरल क्या होता है, जो एकदम सिंपल सेंटेंस जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य पाया था, वो सरल शब्द होते हैं। जैसे वह जाता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ जुड़ा ना हो, तो जैसे यही है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त क्या होता है, जिसमें और, एवं ऐसे करके सेंटेंस, जैसे माता और पिता, है ना, राधा या श्याम, ऐसे शब्द मिलके बनते हैं जो संयुक्त हो जाते हैं। और मिश्रित में क्या होता है, कोई चीज़ मिलजुल के बनता है, जैसे कि जब तब, जैसा वैसा, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। वह राम की पुस्तक है, ये भी एकदम सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ये है कि जब सवेरा हुआ, जब और तब आ गया, जब और तब आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने विद्यालय जाना है, तो यहाँ मैंने नहीं, मुझे विद्यालय जाना है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, मैंने को, यही हमारा अशुद्ध अंग होगा। नेक्स्ट देते हैं। प्रश्न चिन्ह का पहचान करना है, तो बहुत ही आसान है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं ये किसका चिन्ह है, तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये किसका है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। और ये क्या है, ये अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह है। एक होता है जो केवल ऐसे 2 बिंदी होती है, तो वो क्या होता है, वो उप विराम होता है, उप विराम या अपूर्ण विराम भी कहते हैं उसको, तो याद रखेंगे, उप विराम या अपूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ जाना, बहुत अचानक से, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। पौबारा होना मतलब बहुत ज़्यादा लाभ कमाना, फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब कोई चीज़ सावधानी से करना। अब नेक्स्ट है। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। लाभ ही लाभ कमाना मतलब क्या, लाभ ही लाभ मतलब 5 उंगली घी में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। अब व्याख्या के साथ जो अनुवाद कहलाया जाएगा वो क्या होगा, हमारा व्याख्यानुवाद, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो हम बता दें कि पहली चीज़ की हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। जैसे कि ये शब्दी दे रखी हैं, पहाड़ी, इसमें एक केवल नहीं है, कौन सी नहीं है, बिहारी, तो बिहारी हम ऐड कर लेंगे, तो ये पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी और बिहारी, तो कितने उपभाषाओं में, 5 उपभाषाओं में। बोली कितनी, 18 बोलियों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा किसकी होती है, पश्चिमी हिंदी की, किसकी होती है, पश्चिमी हिंदी को हम ब्रज भाषा
के अंतर्गत रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेंडमेंट, इसका सटीक हिंदी क्या होगा? तो भैया हमें भी पता है कि इसका सही हिंदी क्या होगा, संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तो ये सबको पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि सूर सागर सूरदास, सूर सागर साहित्य लहरी। तो इस तरह के क्वेश्चन, सूर सारावली जिसमें सूर लगे होते ज़्यादातर सूरदास के ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रीत काल का कवि कौन है? तो हमें पता है कि बिहारी ये रीतकालीन कवि थे, बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने बिहारी सतसई एकमात्र रचना लिखी थी और इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाकी जो ये जयशंकर प्रसाद है इनका खुद का छायावाद युग था और इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। जूही की कली इनकी रचना थी। अगला देखते हैं, उसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है? तो बात करते हैं उर्वशी की बात करते हैं तो ये उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है और रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों की है। मगर हम प्राथमिकता किनको देंगे? रामधारी सिंह दिनकर को। क्यों देंगे? क्योंकि इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इन्हें इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस पे ऑब्जेक्शन डाला जा सकता है क्योंकि दोनों कवि हैं जिन्होंने इसे लिखा है, मगर सी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल होगा। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।